अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब खैरियत से हैं। अच्छा, आज की हमारी क्लास है स्ट्रीमिंग के रिलेटेड। उसके अंदर हम जो प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने टूल्स और हम कॉन्टेक्स्ट देखा था, हम उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, देन हम ना स्ट्रीमिंग पे चलेंगे। अच्छा, टूल्स और कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सिनेरियो होगा कि हम ना इसके अंदर ना मैं इसका ना सिर्फ थ्योरी डिफाइन करूंगा। इसका जो कोड है मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर डिफाइन कर चुका हूँ। इसकी जो थ्योरी है मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ओपन एआई के अंदर ना हमें टूल्स की मदद बहुत लाजमी होती है। ये हमारे पास क्या हेल्प आउट करते हैं कि जब भी हम कोई एजेंट बनाते हैं, जस्ट लाइक अगर ये हमारे ये मेरा एक छोटा सा कोड है। जिस तरह अगर इस एजेंट का काम क्या है कि हमारे पास सिर्फ फ्रंट एंड का काम करके देता है। अगर ये फ्रंट एंड का काम सारा है खुद हैंडल करेगा, तो ये इतना एक्सपर्ट लेवल का सिर्फ फ्रंट एंड का काम करके दे सकता है। और टूल्स का अगर अगर इसके पास अगर एक टूल हो जो इसको स्पेसिफिक करे किसी मतलब जैसे टेलवेंट के बारे में, अगर इससे कोई टेलवेंट के बारे में क्वेश्चन करता है तो इतना एक्सपर्टली ये नहीं बताएगा। लेकिन हर एक मैं अलग से एक टूल डिफाइन कर लेता हूँ जो टेलवेंट को डिफाइन कर सके, तो फिर वो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो इसी तरह हमारे पास टूल का सिनेरियो काफ़ी तरीके से होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेदर का टूल बना लें, या मेरी एक एक हम जो एक्सटर्नल डेटा होता है। देखें, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल दूँ ना, जैसे हमारे पास एलएलएम क्या करता है, रिस्पॉन्स कहाँ से करके देता है, आपके प्रीवियस जो एलएलएम कॉन्टेक्स्ट बने होते हैं, जो चैट जीपीटी, जेमिनाई और इन सब का जो सिनेरियो होता है वहां से डेटा ला के देता है। अगर आपने अपना कोई डेटा प्रोवाइड करना है, उस टाइम आप क्या करोगे, आप उसमें क्या कर सकते हो, टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपना कोई डेटा प्रोवाइड करने के लिए। आप ये कहोगे कि हम तो डेटा इंस्ट्रक्शन के अंदर भी दे सकते हैं कि हम यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन दे दें, लेकिन उसमें ये सिनेरियो ये होता है कि भाई आप इंस्ट्रक्शन कितनी दोगे, कम से कम इतनी होगी। लेकिन अगर आपको कोई एक्सटर्नल एपीआई वगैरह करनी है, तो देन फिर आप क्या करोगे, तो उसमें हम ना टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास 3 किस्म के टूल्स आ जाते हैं। होस्टेड टूल्स होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं फंक्शन टूल्स होते हैं, और एक हमने देखा था एजेंट एस टूल। जो एक एजेंट एस टूल आप शायद आपके लिए शायद न्यू हो, तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस हमने उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अब हमारे पास होस्टेड टूल कौन से होते हैं, यहाँ पे ना हमारे पास ओपन एआई के सर्वर पे ना, ओपन एआई के सर्वर पे ये होस्ट किए हुए होते हैं। इसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अगर देखें ऊपर आप जाएँ, आप यहाँ पे जो एजेंट है, एजेंट क्या है? ये आपके ओपन एआई के जितने भी आपके जो भी क्लासेस वगैरह आप इंपोर्ट करते हो ना, यहाँ पे आपके पास पड़ी हैं। यहाँ पे आपके पास मिलता है वेब सर्च टूल मिलता है। देखें, ये वेब सर्च टूल है। इसी तरह हमारे पास फाइल सर्च टूल होता है। यहाँ पे अब मेरे पास आ जाए, तो एफ, तो फाइल सर्च टूल, ये आ गया हमारे पास टूल्स। यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो होता है, हम यहाँ पे ना किसी एजेंट को ना हम टूल्स दे सकते हैं। ये क्या करते हैं, वेब सर्च टूल हमारे पास ये करते हैं, ये वेबसाइट से डेटा ला के दे हेल्प आउट करते हैं लाने में। लेकिन इसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉल करना पड़ता है यहाँ टूल के अंदर। फाइल सर्च टूल के अंदर ये होता है कि अगर आपको कोई एक्सटर्नल डेटा देना है, जैसे कि मैं अपने एलएलएम को ऐसा डेटा देना चाहता हूँ जो क्या करेगा कि जिसमें मैंने अपनी पूरी डिटेल डिफाइन की हुई है, वो मैं चाहता हूँ कि मेरे एलएलएम के पास मौजूद हो और वहां से डेटा मुझे ला के दे। उस टाइम हम सिनेरियो क्या कर सकते हैं, आप तो ये कर सकते हो, आप इस पूरे जो एलएलएम है उसकी फाइन ट्यूनिंग कर लो कि वहां से आपके पास डेटा आने लग जाए। एक दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है, आप ये कह सकते हो इंस्ट्रक्शन के अंदर करके दे दूं, लेकिन इंस्ट्रक्शन के अंदर मल्टीपल लाइंस हो जाएंगी, वो एक एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। थर्ड तरीका जो होता है, जो ओपन एआई ने हमें हेल्प आउट किया, जो बोलता है कि हमारे डैशबोर्ड के अंदर जाके आप क्या करो, एक फाइल अपलोड कर लो, हम आपको उसकी आईडी बना के देंगे। आप उस आईडी को कहाँ यूज करना, इस टूल के पार्ट के अंदर ना, यहाँ पे एक हमारे पास टूल का पैरामीटर बना हुआ होता है, टूल्स का पैरामीटर बना हुआ होता है। यहीं के अंदर आप ना इस फाइल सर्च टूल को इस्तेमाल करके, मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ, यहाँ पे फाइल सर्च टूल यहाँ पे इस्तेमाल करके, यहाँ पे वो हमें वेक्टर आईडी देनी पड़ती है, जो यहाँ पे आई थिंक वेक्टर वेक्टर आई थिंक इसका क्या सिनेरियो था, फाइल सर्च टूल, और देन यहाँ पे इसकी वेक्टर आईडी होती है जो हमें इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये हमें करके दे देता है फाइल सर्च टूल। यहाँ पे वेक्टर आईडी देनी पड़ती है और फिर ये ऑटोमेटिकली उस पीडीएफ से आपको डेटा बार बार ला के देता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो सिनेरियो हो गए। इसके अंदर हमारे पास दूसरा कौन सा टूल आता है, कोड इंटीग्रेटर टूल होता है, जो आपके ना क्या कहता है पाइथन कोड को सैंडबॉक्स बॉक्स के एनवायरनमेंट में डालने की हेल्प आउट करते हैं। इमेज जनरेशन में इमेज जनरेट करने का काम आता है। तो होस्टेड टूल हमारे पास होते हैं, लेकिन एक बात ये याद रखिएगा कि ओपन एआई की के साथ ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड मिलती है, उससे अलावा नहीं मिलती। ये देखें, फाइल सर्च टूल के अंदर ये वेक्टर स्टोर के नाम से ना ये आईडी मिलती है, जो आपको ओपन एआई प्रोवाइड करता है उसके डैशबोर्ड से, वो आपने यहाँ पे इंटर कर दी कि वहां से डेटा ला के देता है। तो टूल के अंदर हम एक्सटर्नल डेटा हम दे सकते हैं। अब एक ये है कि यहाँ पे तो होस्टेड टूल्स हैं जो ओपन एआई ने बनाए हुए हैं, इसके अंदर आप कस्टमाइजेशन तो नहीं कर सकते, इन्होंने सारी चीजें खुद से की हुई हैं।
आप अपना टूल बना सकते हो जिसके अंदर आप लोकेशन गेट कर सकते हो, अपनी एपीआई गेट कर सकते हो, कोई भी एक्सटर्नल डेटा को जब प्रोसेस करना हो तो कर सकते हैं। इसमें देखिए फंक्शन टूल अलाउ सिंपल पाइथन फंक्शन ट्रांसफॉर्म इनटू टूल। अगर आपको कोई फंक्शन बनाना है तो आप कुछ भी फंक्शन बना लो, वो टूल बन जाएगा सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। आपको पाइथन आती है तो पाइथन में आप फंक्शन बना लो, उसको फिर ये ऑटोमेटिकली आपने एक डेकोरेटर लगा लेना है, डेकोरेटर की मदद से क्या हो जाएगा, वो आपका टूल बन जाएगा और उसको आप रिटर्न कर लोगे। अच्छा फिर ये क्या करें, टूल का नाम देना जरूरी है। डॉक स्ट्रिंग में ये बताता है कि भाई डॉक स्ट्रिंग भाई आपका टूल क्या काम करता है, ये एक अच्छे तरीके ये अगर ये बता देते हैं तो फिर हमारा एलएलएम उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करके देते हैं, उसको पता होता है कि ये टूल हमारे लिए एक्जेक्टली क्या काम कर रहा है, उसको क्या काम करके देना है। तो एक हमारे लिए इजीली होता है और पाइडेंटिक के जरिए ना हम वो अपने स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिनेरियो आ चुका। अब एजेंट टूल में क्या होता है, देखिए हमने अभी तक ये देखा था कि हम एजेंट बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ एलएलएम से रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स लेने के लिए। जैसा कि यहाँ पे एक फ्रंट एंड का मैंने एजेंट बनाया है जो क्या करते हैं एलएलएम से रिस्पॉन्स ला के देता है, ठीक है। एलएलएम से जो भी हो, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो अपनी आई जिनके पास डेटा पर है, ये वहां से डेटा आपको ला के देता है। हमने यहाँ तक देखा था एजेंट यहाँ पे काम आता है, लेकिन हम एक टूल बनाने के बजाय हम एक और एजेंट बनाकर, जैसे ये देखिए एजेंट की क्लास मैंने बनाई है, ये दो एजेंट बना लूँ जो क्या काम करे, एक ट्रांसलेट करे स्पेनिश में, एक फ्रेंच में कर रहा है। मैं टूल बनाने के बजाय क्या मैं एजेंट को टूल बना सकता हूँ? जी आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको जो भी आप एजेंट बना रहे हो ना उनके नाम लेकर टूल के अंदर ना आप ये टूल के जो हमारे पास एरे है, एरे के अंदर आपने इसका नाम लिख लेना है। एक एक्स्ट्रा वर्किंग आपने ये करनी पड़ेगी, आप इस एजेंट को टूल बनाने के लिए डॉट एस टूल का इस्तेमाल करोगे और उसके अंदर टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड कीजिएगा। मैंने अभी रिसेंटली ये नोटिस किया था कि टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन वैसे हमारे पास बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल होती है, लेकिन मैं जब ये नहीं प्रोवाइड कर रहा टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन, और ये मुझे रिस्पॉन्स करके नहीं दे रहा है। क्या पता ये जो ऑप्शनल जो बैकग्राउंड के अंदर जो चीज़ें सिलेक्ट करते हो उसकी वजह से इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, जिसकी वजह से नहीं करके दे रहा। लेकिन जब आपके पास रिस्पॉन्स नहीं करे ना, टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कीजिएगा, आपके ये जो टूल्स हैं सही तरह वर्किंग करेंगे। और ये आप जब इससे पूछेगा आपके पास कितने टूल हैं, ये बताएगा कि स्पेनिश और फ्रेंच के हैं, जो रिसेंटली क्लास में हमने देख चुके हैं। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे तो हमारे पे टूल आ गई एक्सटर्नल डेटा प्रोवाइड करने के लिए, हमारे पास हेल्प आउट करते हैं, एजेंट को एफिशिएंट सर तरीके से काम करवाने के लिए करते हैं। जी जी। सर वो पाइडेंटिक का जरा बता दें। अच्छा पाइडेंटिक का ये सिनेरियो हमारे पास ये होता है, वो थोड़ा सा हटके हो जाएगा लेकिन उसका बता देता हूँ कि पाइडेंटिक हमारे पास ना स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए आता है। जैसे हमारे पास ना क्या होता था, टाइप स्क्रिप्ट होती थी। हम टाइप स्क्रिप्ट में अपनी टाइप डिफाइन करते थे कि हमारा डेटा कौन कौन सा होगा। जैसे हम बोलते थे हमारी नेम है ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ कि हम इंटरफेस बना लेते थे, इंटरफेस बनाते थे ऐसे, और यूजर, और यहाँ पे हम क्या करते सर थे जरा अपनी जूम भी कर दो। ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, अपनी इंटरफेस बनाते थे। मैं बोलता था कि भाई ये जो भी इंटरफेस यूज करे उसका नेम जो हो ना, नेम, तो उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे ये एसटीआर में चाहिए, मुझे हमें अगर एज चाहिए तो हमें इसको इंटीजर में चाहिए। तो ये क्या करता था, ये हम जो इंटरफेस बनाते थे लागू करता कि जब भी इस टाइप को कोई भी यूज करे तो इसी स्ट्रक्चर में मुझे डेटा चाहिए। पाइडेंटिक भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं। आपका पाइडेंटिक ये काम करता है कि पाइडेंटिक आप बना लेते हो, आप यहाँ से इंपोर्ट करते हो। ये आई थिंक मुझे भी सही तरह याद नहीं है, पाइडेंटिक यहीं पे होगा। पाइडेंटिक यहाँ पे क्लास होती है, उसको हम इंपोर्ट करते हैं और फिर हम उसको पाइडेंटिक की मदद से, मैं वैसे डेटा क्लास यूज़ करता हूँ। अब डेटा क्लास का काम पाइडेंटिक से अगर कर लोगे ना वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। मुझे भी सही तरह परफेक्ट याद नहीं है। आप यही पाइडेंटिक का काम डेटा क्लासेस के साथ भी कर सकते हो, पाइडेंटिक के साथ भी, लेकिन पाइडेंटिक एक इफिशिएंट तरीका है जो आपको इजीली काम करके दे देता है। उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, एक आपने क्लास बनानी पड़ती है। जैसे हमने क्लास बना ली, उसका नाम लिख लिया यूजर, ठीक है। यहाँ पे जो आप पैरामीटर के अंदर क्या करते हो, आप यहाँ पे बेस मॉडल बता देते हो कि भाई ये मेरा बेस मॉडल होगा, ठीक है। बेस मॉडल बताने के बाद फिर आप यहाँ पे नेम बताते हो कि मेरा नाम जो होगा एसटीआर होगा और मेरे पास एज जो होगी इंटीजर होगी, ठीक है। मैं भी शायद मैं गलत हूँ, मुझे भी परफेक्ट याद नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये पाइडेंटिक को इस्तेमाल करने को होता है। ये जो बेस मॉडल मिलता है आपको पाइडेंटिक से मिलता है, जो इस क्लास को क्या बना लेते हैं, पाइडेंटिक बना लेते हैं। और जब भी हम इस यूजर को किसी भी क्लास के अंदर देंगे तो उसके पास ये लागू होगा कि उसको जो डेटा प्रोवाइड करना है वो इसी फॉर्मेट में करे। तो पाइडेंटिक क्या करते हैं, आपका एक डेटा स्ट्रक्चर बताते हैं कि आपका आउटपुट किस तरह आना चाहिए, तो वो हमारे पास पाइडेंटिक होता है, ठीक है। और जी सर थैंक यू। ओके, और फिर हमारे पास अब नेक्स्ट जो हमारा क्या था, कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में जो हमने देखा था ना, देखें
कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि अगर हमें कोई ऐसा डेटा है जो एलएलएम को देना है, एलएलएम ने वहां से काम लेना है लेकिन उसको प्राइवेट रखना है, तब हम क्या कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं कि हम क्या करें कि ये जो डेटा है, ये जो एलएलएम है, ये जाहिर सी बात है जो फ्रंट एंड एजेंट है, ये क्या इससे बात करके हमारे पास डेटा ला के दे रहा है, तो वहां से ला के दे रहा है, जो हमारे पास एलएलएम है जो बने बनाए हैं वहां से ला के दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगर कोई इसको डेटा प्रोवाइड करता हूँ, क्या करेगा, ये एलएलएम को भेज देगा, ये हमारा डेटा लीक कर सकता है, जो एग्जैक्टली करेगा ये जो इनपुट में अगर कोई चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं तो एलएलएम उसको क्या करते हैं, पीछे एलएलएम के पास लेके जाता है, वहां से आपको डेटा ला के देता है। लेकिन मुझे ऐसा करना है कि मुझे ऐसा करना है कि एलएलएम के पास नहीं जाए, देन हम किसका यूज कर सकते हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट का। लोकल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, ये जो आपके एलएलएम को दिखाई नहीं देता डेटा, local context refer to the data accessible within the tool and agent code but not visible to the LLM. This context is crucial for executing specific tasks within the tool environment. अगर ऐसा काम करना हो जो मेरे LLM को यहाँ पे दिखाई तो दे, मतलब उसको फ्रंट एजेंट और टूल के जरिए, अच्छा एजेंट और टूल के जरिए हम बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि हम एजेंट को बताते हैं कि भाई आप टूल यूज करो और टूल आपको वहां से डेटा ला के देता है कॉन्टेक्स्ट से, और फिर वो कॉन्टेक्स्ट से जब आपके पास डेटा आ जाता है सिर्फ उसका जवाब आते हैं। जो डेटा रखा जाता है ना, सारा का सारा जो डेटा होता है वो टूल के अंदर होता है, वो जवाब जो देता है ना वो ये फ्रंट एलएलएम आपको रिस्पॉन्स करता है। उसका पूरा का पूरा डेटा किस में एक्सेस होता है, टूल में होता है। जब आपसे अगर फ्रंट एंड से अगर कोई क्वेश्चन पड़ता है कि मुझे ये डेटा चाहिए, उसकी डेटा किस पर है, टूल के पास पर है, वो जो हेल्प आउट कर रहे हैं, ये क्या करेगा, टूल को कॉल करेगा, टूल को कॉल करने के बाद जो डेटा आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, वो एल यहाँ पे एजेंट के पास जाएगा और ये एजेंट क्या करेगा, रनर को रिस्पॉन्स कर देगा। इसके अंदर हमने ये डेटा क्लास बना लेते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा ना, आउटपुट स्ट्रक्चर होगा, वो हमारे पास इस तरह होगा। देखिए फंक्शन टूल के अंदर मैंने यही किया है। इसके अंदर एक चीज ये समझिएगा, रेपर जो होता है ना, आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देते हो, कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे देते हो, यहाँ पे एलएलएम के रिस्पॉन्स के अंदर देते हो कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे दिया और यहाँ पे आप डेटा प्रोवाइड कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे आप डेटा प्रोवाइड कर लेते हो, क्लास बना के यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर लो, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट, तो आप यहाँ पे वो कर लेते हो। तो उसमें क्या सिनेरियो, यहाँ पे मेरे पास आ गया कंटेंट, तो यहाँ पे आप डेटा जब प्रोवाइड करते हो तो फिर वो डेटा किसके पास जाते हैं, हमारे फंक्शन टूल के पास जाता है और फंक्शन टूल के जरिए हम एक्सेस करते हैं। आप बोलोगे चलो ठीक है, लेकिन ये wrapper डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट टाइम कहाँ से आ रहे हैं, देखें आपका जो डेटा होता है ना वो wrapper के अंदर चला जाता है। जो पैरामीटर है इसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर रन कॉन्टेक्स्ट wrapper एक क्लास बनी हुई होती है, जो आपने उसको क्या नाम दे दिया, wrapper दे दिया। अब wrapper के अंदर हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट का नाम होता है, कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल बना हुआ होता है, उसके अंदर ये इसको आई थिंक पूरी की पूरी हमारे पास फंक्शन बना होता है। इसके अंदर से हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर बना है जो डॉट नेम के नाम से, उसको थोड़ा सा पर्सनल आप स्टडी भी कर लीजिएगा। तो wrapper के अंदर से, कॉन्टेक्स्ट के अंदर से आपका डेटा ये उठा के रखते हैं, और जो मल्टीपल आप कॉन्टेक्स्ट दोगे उसका सारा का सारा डेटा किसके अंदर होगा, कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगा, और ये आप वो आपके पास आएगा। और रन कॉन्टेक्स्ट wrapper आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर एजेंट के अंदर से, ठीक है। ये हमारे पास टाइप ऐसे नहीं मिलती, और इसको हम बता देते हैं कि जो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट का डेटा होगा वो हमारे पास यूजर इन्फो में होगा। तो मतलब लोकल कॉन्टेक्स्ट ये डेटा होता है कि जो अगर हमें एलएलएम को देना है लेकिन उसके पास एक्सेस ना जाए, बल्कि वो एक टूल को कॉल करके फिर वो अपने पास जवाब ले लेता है, उससे क्या होता है, ये लोकल कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है कि यार ये डेटा एलएलएम के पास नहीं जाता, ठीक है। अब दूसरा आपके पास ये सिनेरियो, चलो ठीक है भाई, ये हमारे पास डेटा नहीं जा रहा हमारे पास एजेंट के पास, मतलब एलएलएम के पास, तो एलएलएम कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे तो जा रहा होगा, हाँ जाता है, लेकिन इसके कुछ तरीकेकार होते हैं जिसके जरिए जाता है। आपको इतनी ज्यादा फिक्र नहीं है कि आपको प्राइवेट डेटा नहीं रखना। लोकल कॉन्टेक्स्ट कब काम आता है, जब आपको प्राइवेट डेटा रखना हो। एलएलएम कॉन्टेक्स्ट कब काम आता है, जब आपको एलएलएम के पास जाए, उसको आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके अंदर इंस्ट्रक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। आपकी जो इनपुट होते हैं, जैसे हम मल्टीपल क्वेश्चन करते हैं, यूजर उसको बैकग्राउंड पता होता है कि बैकग्राउंड के अंदर जो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा वो क्या होगा। अब आप एक फंक्शन टूल का इस्तेमाल करके कर सकते हो, जैसे मैंने क्या बोला था, टूल के अंदर आप करके कोई बाहर का फेच डेटा इस्तेमाल कर सकते हो। और वेब सर्च टूल, जो रिट्रीवल जो हमारे पास होता है, फाइल सर्च टूल होते हैं, जो वहां से आपके पास डेटा पर होते हैं वो आ रहे होते हैं। तो ये सारा का सारा डेटा तब काम आता है। और कॉन्टेक्स्ट कब काम आता है, जब आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो, लेकिन उसमें ये से नहीं हो सकता, अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है मतलब एलएम के पास जाए तो देन एलएलएम कॉन्टेक्स्ट काम आता है। जब आपको ऐसा चाहिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके एलएलएम के पास नहीं चाहिए, कोई प्राइवेट रखनी है, तो कोई लोकल कॉन्टेक्स्ट है। दोनों के दोनों सिनेरियो किस में आते हैं, हमें कोई डेटा इन्फॉर्मेशन देनी हो, और ये टूल्स की मदद के जरिए सही होता है, ठीक है। और यहाँ में हमारे पास टूल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, टूल किस किस तरह से हम दे सकते हैं, और कॉन्टेक्स्ट हमारे पास डेटा प्रोवाइड करने की मदद में आता है, और ये हम टूल की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन हो तो अभी मुझे फर्दर बता सकते हैं, फिर मैं स्ट्रीमिंग पे चला जाऊँगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन? सर एक मतलब ऐसे समराइज कर दें बस। समराइज, ओके।
अच्छा देखें, टूल हमारे पास ये करता है, टूल हमारे पास ये होता है कि आपके एजेंट को ना एक टूल मिल जाता है। जैसे अगर आपका कोई मैथ का पेपर है, तो मैथ के पेपर में अगर आप मैनुअली हर चीज़ करोगे तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अगर कैलकुलेटर होगा तो आप जल्दी काम करके दे सकते हो। इसी तरह अगर एजेंट के पास अगर टूल्स होने लग जाएं तो अपने काम को क्या कर लेगा, फास्ट कर लेगा, एफिशिएंट कर लेगा। तो यहाँ पे हम तीन तरह से टूल्स दे सकते हैं। एक तो होस्टेड टूल होते हैं जो ओपन एआई ने ना वहाँ पे अपने सर्वर पे डिप्लॉय किए होते हैं, जिसके अंदर वेब साइज टूल, फाइल साइज टूल, इन सब का यूज़ करके आप डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। और वो डेटा कौन यूज़ करेगा, जो लेकिन आपके सर ये सीनियर। ओपन एआई की हमें लेनी पड़ेगी, आपने बताया। जी, जी, होस्टेड टूल्स जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ओपन एआई ये अलाउ करते हैं। फ्री एलएलएम के पास ये एक्सेस नहीं रहता। आप ओपन एआई की खरीदोगे, उसी उसके कुछ फ़ायदे भी हैं ओपन एआई के, अगर आप की बाय करते हो। फ्री एलएलएम्स के अंदर ना ये चीज़ें आपको अलाउ नहीं करता। बाकी करते हैं, फंक्शन टूल्स करते हैं। जैसे फंक्शन टूल आप मैनुअली बनाओगे ना, तो ये आपके पास सारा करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको हर चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी और ये सारा सिनेरियो का। लेकिन अगर कोई आप होस्टेड टूल इस्तेमाल करते हो, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। वेबसाइट से सारा डेटा सर्च करच के लेके आएगा, फाइल आपका कोई अपलोड कर सकते हो। ये सारा सिनेरियो आप मैनुअली करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, जो फंक्शन टूल के ज़रिए आप कर सकते हो, लेकिन काफ़ी डिटेलिंग लॉजिक लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और फंक्शन टूल के अंदर ये होता है कि आप ना क्या कर सकते हो, अपनी लॉजिक डिफाइन कर सकते हो, जिसमें अगर वेबसाइट से अगर डेटा फेच करना है, जो सिनेरियो करना है, ये सारा आ गया। आप किसी एजेंट को, जो आप एजेंट बनाते हो, तो उसको अगर आप एलएलएम करना चाहो, मतलब उसको टूल बनाना चाहो, कर सकते हो। आप एक एजेंट को डॉट एस टूल के जरिए, टूल के अंदर उसका नाम लिख के डॉट एस करके उसका टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन लिखकर आप उसको बना सकते हो। टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन लिखना भूलिएगा नहीं, क्योंकि उसके अलावा ना नहीं आ रहा, ठीक है, रिस्पॉन्स करके नहीं दे रहा। उसको आप देख लीजिएगा, शायद वो ऑप्शनल जो चीज़ें लेता है बैकग्राउंड के अंदर, उसको नहीं मिल पा रही, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, अगर हमें कोई डेटा प्रोवाइड करना है तो हम कैसे दे सकते हैं अपनी चैट एप्लीकेशन को। एक तो फाइन ट्यूनिंग था, फाइन ट्यूनिंग बहुत महंगा तरीका है, और बाकी फिर जो जो कुछ तरीके हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे आते हैं। सबसे बेटर तरीका आप कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए दो। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास दो किस्म का होता है, एक लोकल कॉन्टेक्स्ट होता है, एक एलएलएम कॉन्टेक्स्ट होता है। लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये होता है, आप डेटा तो देते हो, लेकिन वो आपके एलएलएम के पास नहीं जाता। कैसे, आप वो सारा का सारा एक्सेस किसके पास रखते हो, फंक्शन टूल के अंदर रखते हो, वहीं पे सारी चीज़ें हैंडल होती हैं। और ये भी वहाँ से ना समझ लो ये एपीआई की यहाँ पे फेच करके डेटा ला के दे रहा है। ये जवाब में क्या दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जवाब दे रहे हैं, आपको पूरा का पूरा डेटा नहीं दे रहा जो ऊपर आपके वेपर के अंदर रखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ जवाब दे रहा है जो वहाँ के रेपर के अंदर से इस्तेमाल हो रहे हैं। एलएलएम कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या आ जाता है, आप ये इसकी इंस्ट्रक्शन में डिफाइन कर सकते हो, जो इनपुट बार बार दे रहे होते हैं उसकी कंजर्वेशन हिस्ट्री आ जाती है। फंक्शन टूल के अंदर आप दे सकते हो। अब वेबसाइट टूल और रिटवेल के जरिए भी आप सारा डेटा दे सकते हो। ये सारा हमारे पास सिनेरियो होता है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं स्ट्रीमिंग पे। देखें, मेरे पास अभी ये चैटबॉट बना हुआ है जो हमने कल बनाया था। तो हम इसको चला लेते हैं, देन फिर हम देखते हैं कि हमें हमारे पास स्ट्रीमिंग किस तरह काम आती है। स्ट्रीमिंग, ओके, इसको देखते हैं। हाय, मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं करके दे रहा। आई थिंक दो बन चुके हैं क्या। एक मिनट, मैं दोबारा से स्टार्ट करके चला लेता हूँ। चैनलेट रन मैन डॉट पी वाई हाइफन डब्ल्यू, मतलब वॉच टाइम पे लगा रहा हूँ कि अगर कोई भी चेंजिंग में करता हूँ तो आप बाय डिफ़ॉल्ट कर लीजिएगा। आई थिंक यहाँ पे मेरा कोड के अंदर कोई इशू है। हाँ, ये कॉमन लगाया हुआ है और सेट ट्रेसिंग, और कोई इशू, तभी मेरे पास डेटा नहीं आया, ठीक है। एक सिंपल मेरे पास ये मैंने एक एजेंट बनाया जो फ्रंट एंड का जवाब देगा। और मैंने यहाँ पे जो मॉडल रन कन्फिग के बजाय मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको हर बार मुझे मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा। रन कन्फिग का इस्तेमाल मैं किस लिए कर रहा था, जैसे ट्रेसिंग को डिसेबल करना था। अच्छा हाँ, मुझे सेटिंग को भी डिसेबल करना है, ट्रेसिंग को। तो मैं यहाँ पे ट्रेसिंग को भी डिसेबल कर लेता हूँ, जो मैं भूल चुका हूँ। ये क्या करेगा, ट्रेसिंग अलाउ नहीं करेगा हमारे पास, बाय डिफ़ॉल्ट जेमिनी अलाउ नहीं करता, ठीक है। जेमिनी इस चीज़ की फैसिलिटी है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं उसके ज़रिए आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसके एलएलएम से अगर कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ तो फिर वो मुझे रिस्पॉन्स किस तरह दे रहा है, तो देखते हैं। हाय, आई थिंक का डेटा सही तरह जा रहा नहीं है, क्या सिनेरियो है। रिस्पॉन्स, अच्छा, रन स्ट्रीम के अंदर मैंने इसको दिया हुआ है। अच्छा, इसको मैंने कोड को किया था, और यहाँ मुझे इसको अब वेट करना पड़ेगा। देन फ्रेश, अभी मैं यहाँ पे हाई करता हूँ।
देन देखता हूँ ये मुझे रिस्पॉन्स करके दे रहा है, एग्जैक्टली करके दे रहा है। अब मैं इसको बोलूँ गिव मी अ नोट ऑन फ्रंट एंड विथ एग्जैक्टली वर्ड्स 2000, ठीक है 2000 वर्ड। मुझे एक डॉक्यूमेंटेशन बना के दो जो 2000 वर्ड की हो। देखें अगर ये 2000 वर्ड की अगर आपको दे रहा है, ये चल रहा है, ये यहाँ पे देखें ये स्टॉप का आपको बटन नज़र आ रहा है ना, ये भी एलएलएम रिस्पॉन्स करके दे रहा है। लेकिन ये देखिए ये कितना ज़्यादा टाइम लगा के आपके पास रिस्पॉन्स करके दे रहा है। इसी यही चीज़ हम स्ट्रीमिंग को अगर इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसको हम बेहतर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग के ज़रिए। अब ये हमारे पास काम किस तरह कर रहा है, ये जब पूरा का पूरा एलएलएम आपको जवाब दे देता है, ये तब रिस्पॉन्स ला के देता है। हम चाहते हैं जैसे जैसे आपके पास डेटा आए आप तभी तभी हमारे पास ये डेटा दे। देखिए ये कितना बड़ा डेटा है, ये पूरा जब बन गया ये तब ये मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है। मुझे ऐसा करना है कि ये जब छोटा ये हेयर लिखा तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाए, जिस तरह हम चैट जीपीटी के अंदर होता है कि हमारे पास आता रहता है। ये नहीं होता कि हमारे पास पूरा आउटपुट बन के आ जाए, देन यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। हम वो इसके अंदर किस तरह कर सकते हैं। अब हमने जो अपने जो चैनलेट का कोड लिखा है ना, इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ये लाइन को हटाना है, ठीक है। और मैं डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ लेता हूँ जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है। देखें, in the context of OpenAI SDK, streaming allow for real-time interaction with AI model where response are generated and sent back incrementally. This can be particularly useful for application requirement immediate feedback or interaction such as chatbot or live data processing। सिंपल सी बात यही है कि अगर आप OpenAI SDK के स्ट्रीमिंग को देखते हो तो आपको रियल टाइम इंटरेक्शन मिलती है, और इसमें क्या होता है लाइव डेटा आपका प्रोसेस होता हुआ दिखाई देता है। ये नहीं होता कि आपका पूरा डेटा आएगा देन आपके पास सिनेरियो होगा, जैसे जैसे डेटा आ रहा है आपके पास आता रहेगा। इसके अंदर जो मैं ये तो मेरे जो पुराने की कॉन्सेप्ट है, जो अगर किसी को नहीं आते तो यहाँ पे मैं एजेंट बनाया, रनर बनाया, एसिंग ओपन चैट कॉम्बिनेशन मॉडल, कैनलेट और इन्वायरमेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करके मैंने चैटबॉट बनाया है। और यहाँ पे सारा डिफाइन करके जो ऊपर मैंने जितनी चीज़ें कोड की हैं सर उसने। जी जी। ये जो आपने सर जितनी भी क्लासेस करवाई तो इसका सारा कंटेंट कहाँ पे मिलेगा? यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें कुछ एक दो वीडियोस के अंदर कुछ वॉइस को इशू है, बाकी सारी अपलोड है। बाकी अगर अच्छा, जितना आपके भी चैनल का नेम बता दें आप। ये मैं अगर मेरे ग्रुप में आप ऐड हैं। जी सर। ओके मैं बता देता हूँ, जैसे आता है मैं बता देता हूँ। शेयर आउट के कर मेरे ग्रुप के अंदर मैंने यूट्यूब की वीडियोस प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है। अब दूसरा ये था कि हमने एपीआई क्लाइंट वगैरह एपीआई वगैरह जो हमने ली थी वो ये हमारे हमने वो इसने जो किया हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा डिफाइन किया हुआ है। जो हमारा मेन कोड है ना, आप यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर आइएगा, यहाँ पे जो देखें हम जो कर रहे थे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली हम कह रहे थे कि हमारे पास कंटेंट के अंदर क्या आ जाए, पूरा का पूरा रिस्पॉन्स आ जाए, जो भी रिस्पॉन्स एलएलएम रिस्पॉन्स करके देगा ना सारा का सारा फाइनल आउटपुट के अंदर रिस्पॉन्स आ जाए। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारे पास पूरा का पूरा ये रिस्पॉन्स आए, बल्कि वो स्टेप बाय स्टेप हमारे पास जैसे जैसे टोकन्स बनते रहे तब तब आता रहे। इसके अंदर फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी इसका कोड ये ऐसे ना आप याद कर लेना, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैसेज का मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मुझे मैसेज सी एल डॉट मैसेज मैसेज ये हमारे पास ये है सी एल डॉट मैसेज, ये हमारे पास आ चुका है। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, कंटेंट लेना है। अब मुझसे कोई ये क्वेश्चन कर सकता है कि भाई ये तो आप एग्जैक्टली यही काम कर रहे हो। इसके बाद आप ये देखेंगे, अब वेट में करूंगा, अब वेट करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैसेज डॉट सेंड कर दो, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि भाई आप तो ये एग्जैक्टली वही काम कर रहे हो जो इस लाइन में किया हुआ है, तो आप इस लाइन की बजाय ये दो लाइनें क्यों लिख रहे हो। देखें, इसको करने की एक खास वजह ये है कि मैसेज के वेरिएबल के अंदर मुझे क्या करना है, शुरू के अंदर मुझे इसको खाली दिखाना है, क्योंकि एग्जैक्टली खाली दिख रहा होगा, ये देखिएगा रिस्पॉन्स तो करके नहीं देगा, शायद दिया भी तो उसी तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने फाइनल आउटपुट को बताया ही नहीं है, फाइनल आउटपुट दिखाया ही नहीं है। जो रिस्पॉन्स करके मुझे ये देगा मैंने वो डिफाइन लॉजिक की ही नहीं है। अब ये कर रहा है, ये जो दो लाइनें क्या कर रही हैं, आपका ये जो कंटेंट है ये खाली दिखाने में आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि इसको पूरी एक लाइन के अंदर क्यों नहीं लिखा। देखिए मैसेज के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम उसके ना स्ट्रीम टोकन्स के जरिए हम डेटा लेंगे जो हमारे पे ज़रूरत है। अगर हम उसी लाइन के अंदर करेंगे तो फिर हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है। ये देखें मैसेज डॉट स्ट्रीम टोकन, मुझे यहाँ से डेटा जो टोकन्स में आएगा ना,
हमें ये डेटा किस में भेजना है, इस वाले मैसेज के अंदर भेजना है। और कंटेंट हमारे पास कहाँ पे विजिबल होगा, हमारे पास यहाँ पे विजिबल होगा। तो इट्स मीन अभी ये जो आपको खाली दिख रहा है, हम नीचे वाली लॉजिक जो डिफाइन करेंगे उसमें क्या होगा, कंटेंट के अंदर एड डेटा होता रहेगा और ईच टेक्स्ट और ईच वर्ड जो हमारे पास जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे टोकन्स में हमारे पास दिखाई देता रहेगा, चंक्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, इस वजह से हमने ये सिनेरियो किया। बाकी ये एक लाइन के अंदर ये जो किया है ये आपको डेटा ला के दे रहा है, लेकिन मैं मैसेज के जरिए क्या करूंगा, वेरिएबल के जरिए इसके अंदर डेटा भेजता रहूंगा, इसीलिए मैंने दो काम किए हैं। ठीक है, और ये मैंने सेंड कर दिया कि भाई जनरेट चला जाए। ठीक है, हमने हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट क्या काम करना है, मुझे एक एसिंग का फंक्शन बनाना है जिसके अंदर मैं एक लूप चलाऊंगा। ठीक है, लूप में हमारे पास क्या सिनेरियो है कि एसिंग फॉर इवेंट इन रिस्पॉन्स डॉट स्ट्रीम इवेंट। अब रिस्पॉन्स जो हमारे पास है वो क्या है और स्ट्रीम इवेंट क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, अब रिस्पॉन्स फॉर, अब फॉर लिख लिया मैंने, ये इवेंट है। अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैं यहाँ पे इवेंट लिख लेते हैं, स्ट्रीमिंग करनी हो तो इवेंट लिख लो, बेटर है। ठीक है, अब हमारे पास एक मिनट, इसको मुझे डॉक्यूमेंटेशन, अब यहाँ पे मैंने कर लिया एसिंग फॉर इवेंट, मतलब कि फॉर के जो हमारे पास लूप बना हुआ है इसके अंदर इवेंट के अंदर मेरे पास जो भी टोकन्स आएंगे ना वो इवेंट के अंदर आएंगे। पूरा का पूरा डेटा कहाँ से लेके आ रहा है, रिस्पॉन्स डॉट स्ट्रीम इवेंट के अंदर से लेके आ रहा है। ठीक है, एक दफा मैं देख लूँ कंफर्मेशन इन इन, अगर फर्स्ट टाइम ये आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुश्किल है, आप याद कर लो, क्यों ये याद करने वाली चीज़ है। या आप यही कर सकते हो कि ओपन ए एस टी के की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी एक कोड पर है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि चैनल के साथ किस तरह इंटीग्रेट करना है। आपने बस इस लाइन को हटा देना है, बाकी आपने मैसेज को क्या करना है, खाली रखना है, उसको भेज देना है, ये खाली होगा, बाद में आप मैसेज के अंदर टोकन्स को आप डालोगे। अब आपने करना है ये जो रिस्पॉन्स आएगा, अब मैं क्या कर रहा है, इस रिस्पॉन्स को फाइनल आउटपुट के साथ कर रहा था, लेकिन अब मैं रिस्पॉन्स को क्या करूंगा, इवेंट्स के साथ हैंडल करूंगा। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ना रिस्पॉन्स के अंदर इवेंट्स होते हैं, जो आपके जो भी डेटा होता है वो टोकन्स के अंदर आपके पास आता है। स्पेलिंग क्या थी हमारे पास, मैं लिख ही लेता हूँ, स्ट्रीम इवेंट, वैसे स्ट्रीम, अच्छा नहीं नहीं स्ट्रीम इवेंट है, स्ट्रीम इवेंट्स। मेरे पास अभी कंफर्मेशन नहीं करके दे रहा, क्यों नहीं करके दे रहा, इसकी एक वजह है। आप इसको अवेट हटा लो। ठीक है, सबसे पहली बात है अवेट हटाओ, इसको रन स्ट्रीम करो। ठीक है, आप यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, रन स्ट्रीम, मतलब आप इस अभी इस कोड को क्या कर रहे हो, रन स्ट्रीम कर रहे हो। ठीक है, आपने ये डिफाइन करना है, वरना आपके पास नीचे रेफरेंस नहीं आएगी। ये देखें स्ट्रीम इवेंट इसने मुझे बता दिया, मैंने इसको कॉल कर लिया। अब मुझे क्या करना है, डबल कोट्स लगा लिया। अब मैं चाहता हूँ कि अब ये हमारे पास ये कोड हो गया, अब जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आएगा वो किस में चला जाएगा, इवेंट्स के अंदर चला जाएगा। हमने बोला ठीक है, नेक्स्ट का काम क्या करना है, अब हम पे बोलते हैं अगर इवेंट के अंदर जो हमारे पास ये इवेंट है, अगर इसकी टाइप रो रिस्पॉन्स इवेंट में है और हमारे पास जो इवेंट के अंदर का डेटा मौजूद है और रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट के नाम से अगर उसकी टाइप मौजूद है, देन आप क्या करो, मैसेज डॉट स्ट्रीम टोकन कर लो। इसका क्या है हम देख लेते हैं। अब ये तो काम हो गया भाई, हमारे पास जो भी स्ट्रीम टो इवेंट्स में जो भी हमारे पास डेटा आता रहेगा वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देन मैं इसको कोड कर लेता हूँ, इफ इवेंट डॉट टाइप, अगर हमारे पास इवेंट की टाइप कौन सी होगी, रो, इवेंट डॉट टाइप, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मुझे भी वैसे याद नहीं है, ये आप याद कर लेना। ठीक है, इसकी हमारे पास रो, इसकी रेफरेंस आएगी, आई थिंक नहीं आती, नहीं आती, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है ना, ये हमारे पास बेसिकली ये आपकी ना टाइप है, जहाँ पे जैसे इसकी बहुत मुख्तलिफ किस्म के ओपन एआई के अंदर है, टूल्स का अलग से यहाँ पे डेटा जाता है। अगर रो रिस्पॉन्स इवेंट के अंदर कौन सा डेटा चाहते हैं, आपकी पूरी एप्लीकेशन का डेटा चाहते हैं, जो भी टोकन्स बन के आते हैं ना वो किसके अंदर चाहते हैं, इसके अंदर चाहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इसका मैं दो काम करना चाहता हूँ। मुझे तो पहले ये चेक करना है कि भाई रो रिस्पॉन्स इवेंट चेक करना है, दूसरा क्या चेक करना है, इस इंस्टेंस क्या ये दो चीजें भी मौजूद हैं या नहीं है, रो रिस्पॉन्स इवेंट भी मौजूद हो इवेंट के अंदर, उसकी टाइप मेरी रो रिस्पॉन्स इवेंट में हो और इसके अंदर ये मुझे दो चीजें चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं देन मुझे ये काम करके देना। इफ कब काम आता है, जब आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी देन ये आपका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो डबल इक्वल आएगा क्योंकि मैं इसकी टाइप चेक कर रहा हूँ। अब मुझे एक नेक्स्ट काम क्या करना है, ठीक है इसकी टाइप हमारे पास ये है, लेकिन इसकी इंस्टेंस, हमारे इंस्टेंस भी हमें दो चेक करने हैं। इंस्टेंस के अंदर मुझे एक सबसे पहली चीज क्या करनी है, मेरे इवेंट के अंदर से, इवेंट के अंदर क्या डेटा मौजूद है, इवेंट डॉट डेटा मौजूद है,
आप ये चेक कर लेना, ठीक है। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, मुझे इसकी टाइप भी देखनी है। अब उसकी टाइप किस तरह आप लोगे, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आप फ्रॉम लिखिएगा, ओपन ए डॉट रिस्पॉन्स, आई थिंक कौन सा था, टाइप्स था, टाइप्स डॉट रिस्पॉन्स। यहाँ से आपने क्या इंपोर्ट करना है, टेक्स्ट रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट। ये हमारे पास आ गया। मैं एक दफ़ा कंफर्मेशन भी कर लूँ, ये हमारे पास टाइप यही है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेटा डेल्टा इवेंट, ठीक है। आपने इस टाइप को इंपोर्ट करना है। अब ये क्या करेगा, आपके पास दो काम करके दे रहे हैं। पहले तो ये क्या करेगा, इवेंट के अंदर हर डेटा रखेगा। किसका डेटा रखेगा, जो भी रिस्पॉन्स में से जो भी डेटा आता रहेगा वो स्ट्रीम इवेंट के अंदर आता रहेगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। देन हम इसकी स्ट्रीम इवेंट पे एक और हम एक वो लगा रहे हैं, स्टेटमेंट लगा रहे हैं कि भाई मुझे इसके अंदर मुझे दो चीज़ें चेक करनी है। एक चीज़ तो ये चेक करनी है, इसकी जो टाइप होगी वो रो रिस्पॉन्स इवेंट अगर है और उसके इस इंस्टेंस इवेंट के अंदर डेटा मौजूद है और इसकी जो टाइप है वो हमारे पास अगर इसके अंदर ये मौजूद है, देन आप क्या करो, जो भी हम नीचे वाली जो लॉजिक लिखेंगे ना वो आप करके दे दो, ठीक है। अब उसके अंदर मैं ये क्या कर रहा हूँ, एबेड लगा रहा हूँ और मैसेज के अंदर मैं अपनी रिस्पॉन्स भेजूंगा। अब जाहिर सी बात है, अब मुझे ये दो जो मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा है ये क्या कर रही है, अभी ये खाली दिख रहा है। आपसे आपने मुझे एक क्वेश्चन करना चाहिए था, या आपके माइंड में होगा कि भाई ये मैंने एक लाइन का कोड जो लिखा है ये मैंने दो लाइनों में क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने बोला कि इस मैसेज के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो भी स्ट्रीम टोकन्स बन के आएंगे वो मैं किस कहाँ पे भेजूंगा, मैसेज के अंदर भेजूंगा। अब यहाँ पे कभी जो भी काम होगा, ये जो मुझे स्ट्रीम के टोकन्स ला के देगा, मैं ये कहाँ पे पुश कर रहा हूँ, मैसेज के अंदर मैं पुश कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये देख भी लीजिएगा, मैसेज डॉट स्ट्रीम टोकन्स के हमारे पे ना यहाँ पे हमारे पास ये मिल जाता है। और इसके इवेंट डॉट डेटा डॉट डेल्टा, ये आप इसके सिनेरियो के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। अब मैसेज डॉट आप इसमें यहाँ पे स्ट्रीम टोकन्स देख लें, ठीक है। अगर आपको इसका कोड याद नहीं है ना, कोई बात नहीं, वैसे भी इतना खास नहीं होती स्ट्रीमिंग, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इवेंट डॉट हमारे पास डेटा डॉट डेल्टा, ठीक है। डेटा के अंदर हमारे पास क्या होगा, डेल्टा डेल्टा। अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास मैसेज सबसे पहले खाली है। जो ये यूज़र है, आपने जो जो सी एल डॉट मैसेज होता है क्या करता है, आपकी जो ए आई इंटरफेस आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको दिखाने की मदद आता है और इसके साथ मुझे मैसेज को सेंड करना लाजमी है। लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, खाली हो रहा है। अब मैंने ये मैसेज यहाँ पे अलग से वेरिएबल के अंदर क्यों स्टोर किया, क्योंकि मुझे ये इसको बाद में ना जो स्ट्रीम टोकन्स बन के आएंगे, जो डेटा मुझे रिस्पॉन्स के अंदर से मिलेगा स्ट्रीम इवेंट्स के अंदर, और मुझे इवेंट्स के अंदर मैंने एक और टाइप चेक करनी थी, क्या इसकी जो टाइप है रॉ रिस्पॉन्स इवेंट और इस इंस्टेंस इसका डेटा और ये इसकी अगर टाइप है, देन मुझे ये सारा काम करके देना। देन मैंने बोला चलो ठीक है, अब चेक करते हैं मेरे पास क्या काम सही तरह कर रहा है, हाई करते हैं, कर रहा है। गिव मी नोट ऑफ फ्रंट एंड एटलीस्ट 3000 वर्ड्स, 3000 वर्ड। अच्छा, ये पहले ना रिसर्च कर रहे हैं और फ्रंट एंड एजेंट्स वगैरह को कॉल करने में हेल्प कर रहे हैं। बाकी आपके पास जो डेटा रिस्पॉन्स आएगा ना वो इसी तरह आएगा। ये देखें कि आपको इस तरह यूज़र एक्सपीरियंस इसके से अच्छा मिलता है और यहाँ पे सारी की सारी आपकी स्ट्रीमिंग हैंडल हो चुकी है, ठीक है। आगे बाद जैसे जैसे डेटा आ रहा है इसको आप बाद में इसके अंदर काफ़ी और भी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं ना आपके पास यही रहती हैं, ठीक है। और इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, दैन फिर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर लूँगा। उसके बाद फिर हम अपनी ना क्लास को एंड कर लेते हैं। इसके रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, और मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ ओपन एआई ओपन एजेंट एस, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर स्ट्रीमिंग के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। अब वो आपने जनरेट के अंदर किस तरह करना है वो मैंने बता दिया है। अगर टर्मिनल के लिए तो आसान है, टर्मिनल के लिए आप कर सकते हो, लेकिन जनरेट के अंदर आपने यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है ना कि एसिंग के अंदर क्या करो, फॉर इवन इन रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट, ये भी हमने कर लिया। अब यहाँ पे उसने बोला कि इवेंट डॉट टाइप के अंदर रो रिस्पॉन्स इवेंट होना चाहिए, इसका इंस्टेंस इवेंट डॉट डेटा और रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा होना चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं टर्मिनल के अंदर। यहाँ का जो काम है आपने इसको किससे रिप्लेस कर देना है,
चैनलेट के अंदर कर लेना है, वेट लगाना है और मुझे मैसेज जो भी मैंने यहाँ पे मैसेज बनाया जो खाली है, मैं बाद में इसको क्या भेज रहा हूँ, स्ट्रीम टोकन्स के अंदर जो भी डेटा आ रहा है मुझे इसको भेजना है। मैं टर्मिनल को तो थोड़ी दिखाना चाहता हूँ, ये सारा आपने काम कर देना है और ये सारा हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी